हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा की जो बुक है, जो यूपीएससी की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 3rd चैप्टर ब्रिटिश में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की 2 यूनिट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, अगर हम इंडेक्स में इसमें देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 13 यूनिट्स हैं और इसकी 2 यूनिट्स मैं पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। तो 2 यूनिट्स मैं कवर करवा चुकी हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरी यूनिट, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचा। देखिए, दिखने में बहुत छोटी लग रही है, पर ये छोटी है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सी हम प्रणालियों और प्रथाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना समय गंवाए और पढ़ते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। देखिए, भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयुक्त तरीके ईजाद करने पड़े। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया तो लिया था, लेकिन उसको हथियाने के बाद, यानी उस पर जैसे हम कह सकते हैं सत्ता स्थापित करने के बाद, नियंत्रण रखना भी बहुत मुश्किल था और शासन चलाना भी बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए बहुत से तरीके अपना रही थी, तो उस पर बात करेंगे हम। तो देखिए, सरकार का ढांचा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने 1765 में जब बंगाल पर नियंत्रण कर लिया तो इसके प्रशासनिक ढांचे में कोई नया परिवर्तन करने का उनका नाम मात्र का भी इरादा नहीं था। वो सिर्फ अपने लाभकारी व्यापार जारी रखना चाहते थे। उनकी यह भी मंशा थी कि कर वसूल कर उसको इंग्लैंड भेजते रहें। 1765 से 1772 तक दोनों सरकारें एक साथ काम कर रही थीं। भारतीय अधिकारियों को पहले की तरह काम करने की अनुमति थी। आगे देखते हैं, इसके विपरीत कंपनी के अधिकारियों के पास अधिकार पूरे थे, लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं था। दोनों तरफ के जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा करप्टेड और भ्रष्ट थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट और दुराचारी लोग थे। 1772 में कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और बंगाल का शासन अपने हाथ में लेकर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। देखिए, अगर ये बात करें तो कैसे वो हथकंडे अपना रहे हैं भारत में शासन करने के लिए, ये चैप्टर ही पूरा उस पर बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साम्राज्य का ब्रिटेन में बैठे कंपनी के अधिकारीकरण हजारों मील दूर से किसी तरह नियंत्रण करें। भारत में स्थित अधिकारियों और सैनिकों की विशाल संख्या पर किस प्रकार अंकुश रखा जाए। बंगाल, मद्रास और मुंबई में बिखरे हुए कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लिए भारत में एक ही नियंत्रण केंद्र किस तरह स्थापित किया जाए, ये सब उनके दिमाग में चल रहा था। देखिए, इस लेसन में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट किया है और उसी को मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बने हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे थे यूपीएससी के, तो उसके बेस पर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। तो ये लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 13 यूनिट यहाँ पे खत्म करवाऊंगी और साथ ही साथ भारत की राज्य व्यवस्था, यानी जो लक्ष्मीकांत की लिखी हुई है यूपीएससी के लिए, उसको भी मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के भारी संसाधन कंपनी के हाथों में आ गए थे। उसके मालिकों ने फौरन ही लाभांश की दर बढ़ाकर 1767 में 10% कर दी थी। 1771 में उन्होंने इसे और भी बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी के अंग्रेज सेवकों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर गैर कानूनी और असमान व्यापार तथा भारतीय शासकों और जमींदारों से जबरदस्ती रिश्वत और तोहफे वसूल करके तेजी से धन कमाया था। क्लाइव जब 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड लौटा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसे प्रति वर्ष 40,000 पाउंड की आय हो सके। मतलब इतना ज़्यादा क्लाइव कमा चुका था। क्लाइव को हम पढ़ चुके हैं। जब मैंने 2nd यूनिट इसकी पढ़ाई थी तो मैंने क्लाइव के बारे में बताया था कि एक छोटा सा क्लर्क था कंपनी का और कैसे वो गवर्नर बन जाता है और उसी की वजह से कैसे प्लासी का युद्ध होता है, उन सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो क्लाइव को आप जानते होंगे अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, और अगर आपने मेरे उन 2 लेक्चरों को मिस किया है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं उस लेक्चर्स के वीडियो के लिंक सेंड कर दूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। 1767 में संसद ने एक कानून बनाकर कंपनी के लिए ब्रिटिश खजाने में प्रति वर्ष 4 लाख पाउंड देना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटेन के अनेक राजनीतिक विचारकों और राजनेता कंपनी और उसके अधिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शक्तिशाली बनकर कंपनी उसके अधिकारी अंग्रेज राष्ट्र और उसकी राजनीति को नष्ट कर देंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की राजधानी अत्यंत ही भ्रष्ट हो चुकी थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंपनी और इसके अधिकारियों ने अपने एजेंडों के लिए
पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त की थी। उनके अंग्रेज राजनेताओं को चिंता लगी थी कि भारत की लूट के बल पर कंपनी और इसके अधिकारी ब्रिटिश सरकार पर निर्णायक प्रभाव डालने की स्थिति में आ जाएंगे। कंपनी और उसके विशाल भारतीय साम्राज्य पर अंकुश लगाना आवश्यक है, वरना भारत की स्वामिनी बनकर कंपनी ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी और ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता का हनन करने की स्थिति में आ जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे ये स्थिति हो गई है कि जो अंग्रेजी हुकूमत है, जो इस टाइम ब्रिटिश जो तत्कालीन परिस्थिति है, तत्कालीन समय में ब्रिटेन में बैठी है, वो जो कंपनी शासन भारत में कर रही थी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा माल यहाँ से पैसा कमा के ब्रिटिश जो सरकार है उसके ऊपर अपना जैसे कह सकते हैं उसे अपने अधीन न बना ले, उस पर अपना स्वामित्व न स्थापित करती। इसलिए अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश जनता की स्वतंत्रता का हनन करने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए वो बहुत सी जिसे कह सकते हैं रोक, प्रतिबंध, नियम लगा देती हैं, किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह ब्रिटिश राज तथा कंपनी के अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब कंपनी को सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगना पड़ा, यानी ऋण मतलब कर्जा लेना पड़ा। ऐसी स्थिति भी आई, लेकिन अगर कंपनी के अनेक शक्तिशाली शत्रु थे तो संसद में उसके शक्तिशाली मित्र भी थे। इसके अलावा सम्राट जॉर्ज तृतीय उसके संरक्षक थे, इसलिए कंपनी ने जमकर शत्रुओं का सामना किया। अंत में संसद ने एक समझौते का रास्ता निकाला, जिसके अनुसार कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के विभिन्न प्रभावशाली वर्गों के बीच एक नाजुक संतुलन कायम हो जाए। यह तय किया गया कि कंपनी के भारतीय प्रशासन की बुनियादी नीतियां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं भारत का। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो हम इन पॉइंट्स को पढ़ते ही पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ तथा उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गईं। पर रेगुलेटिंग एक्ट व्यवहार में जल्द ही बेकार सिद्ध हो गया। यानी रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल सही तरीके से लागू नहीं हुआ था। ये जिसे कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की सही तरीके से जिसे कानून जो बनाया गया था वो बिल्कुल सही फॉर्म में नहीं बनाया गया था। इस वजह से ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया और बहुत जल्द ही बेकार सिद्ध हो गया। आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा। यानी इसमें संशोधन करके, ये 1784 में जो कानून आता है वो इसमें संशोधन करके आता है, कानून बनाना पड़ा जिसे पीट का इंडिया एक्ट कहा गया। इस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए, यही स्थिति आ गई। जैसे हमने जब सेकेंड यूनिट में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की जो कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने आई इंडिया में, उस पर पूरी तरह से अधिकार था फ्रांस गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसके लिए कुछ कानून लाती, कुछ एक्ट लाती है, उसी बात कर रहे हैं हम। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यता वाली एक काउंसिलिंग के हाथों में दे दिया, ताकि अगर एक सदस्य का समर्थन भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो तो वह अपनी बात मनवा सके। इस कानून ने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। पीट के इंडिया एक्ट ने यह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1857 तक चलाई गई, पर बाद में कानूनों में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिनसे कंपनी की शक्तियों और विशेषाधिकारों में धीरे धीरे कमी आई। 1786 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा या उसके हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिलिंग की राय को ठुकरा सके। आगे देखते हैं कि 1813 में फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम है चार्टर्ड एक्ट। के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी कि जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी समझती थी कि सिर्फ भारतीय व्यापार पर वही व्यापार कर सकती है, वो समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1813 में जो चार्टर्ड एक्ट आया, और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। अब देखिए, कोई भी जो ब्रिटिश नागरिक है और वो व्यापारी है वो भारत के साथ व्यापार कर सकता है। फिर आगे देखते हैं कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया।
साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। आगे देखते हैं कि भारत का रोजमर्रा का प्रशासन 6000 मील दूर रहकर नहीं चलाया जा सकता था, ना ही उस पर निगरानी रखी जा सकती थी। इसलिए गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया। अब आगे कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार के लिए 2 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए। ये उद्देश्य थे राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भारत पर अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथासंभव लाभदायी बनाना। अब यहाँ पे देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे 18वीं सदी में अपनी स्थिति मजबूत बना रही है। लाभदायी बनाना, साथ ही भारत पर विजय तथा उस पर विदेशी शासन का पूरा खर्चा भी स्वयं भारत से ही निकाला जाना था। इसलिए भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की जांच पड़ताल परम आवश्यक है। अब आगे देखते हैं भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या रही। 1757 यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहां से लेकर 1857 यानी जो पहली क्रांति हुई उसके बीच की स्थिति हम देख रहे हैं। तो देखिए वाणिज्य नीति 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य धातुएं लाता था तथा उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचता था। इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत विदेशों में भारतीय माल का विक्रय था। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। वस्त्रों का फैशन एकाएक बदल गया और अंग्रेजों के खुरदुरे ऊनी कपड़ों की जगह हल्के सूती वस्त्रों ने ले ली। प्रसिद्ध उपन्यासकारक रॉबिन्सन क्रूसो ने के लेखक डैनियल डीफो की शिकायत थी, यानी कि जो उपन्यास था रॉबिन्सन क्रूसो, उसके जो लेखक थे डैनियल डीफो ने लिखा था कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कक्षों तथा हमारे शयनगारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां और अंत में हमारे बिस्तर भी मलमल या भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहे हैं। यानी देखिए जो ब्रिटिश ट्रेड कर रहे थे इंडिया में, वो इतना ज़्यादा यहाँ से चीज़ें ले जाकर बाहर मार्केट में बेच रहे थे कि उसकी स्थिति देखिए कितना बड़ा बाजार बन चुका है। भारतीय मालों के ब्रिटेन में विक्रय को कम करने या समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला और 1720 तक छापेदार या रंग सूती वस्त्रों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके थे। 1760 में एक भद्र महिला को आयातित रुमाल रखने पर, ठीक है, एक भद्र महिला को आयातित रुमाल रखने पर 200 पाउंड जुर्माना तक देना पड़ा था। इसके अलावा सादे वस्त्रों के आयात पर भारी महसूल लगाए गए, यानी महसूल का मतलब है टैक्स। आगे देखते हैं भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 के प्लासी युद्ध के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन आया। अब बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के सहारे कंपनी भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी और अपना भारतीय व्यापार भी बढ़ा सकती थी। इसके अलावा कंपनी ने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त राजस्व का भी उपयोग किया। आगे देखते हैं 1750 से 51 में भारतीय कारखानेदारों ने ब्रिटेन को 15 लाख पाउंड का भारतीय माल निर्यात किया था, जिसे कंपनी की गतिविधियों के कारण 1797 से 98 तक बढ़कर 58, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 58 लाख पाउंड का हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने अपने राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके बंगाल के बुनकरों पर अपनी शर्तें ला दी और उन्हें अपना माल कम तथा निर्धारित दामों के साथ घाटे पर भी बेचने के लिए बाध्य किया। देखिए अब कंपनी की जो स्थिति है 18वीं सदी में, वो कोई जैसे कह सकते हैं कि सिर्फ व्यापारी ही नहीं, अब वो बहुत जगह शासन भी कर रहे थे, बहुत सी प्रेसिडेंसियां उनके अधीन हो चुकी थी। तो अब वो धीरे धीरे अपना असली रूप दिखा रहे थे और वो जो यहाँ के किसान हैं, बुनकर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे और कम कीमतें उन्हें दे रहे थे। आगे देखते हैं कि कंपनी के नौकरों ने कच्चे कपास की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया तथा उसके लिए वे बंगाल के बुनकरों से मनमाने दाम वसूलने लगे। उभरते हुए मशीनी उद्योग को सुरक्षा देने पर अडिग थे। देखिए ब्रिटिश सरकार अपने उभरते हुए मशीनी उद्योग को सुरक्षा देने पर एकदम अडिग थी, क्योंकि उसके माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय मालों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर भी भारतीय मालों की कुछ साख बनी रही। भारतीय हस्तशिल्प को असल धक्का 1813 के बाद लगा, जब उसके हाथ से न केवल विदेशी बाजार छिन गया बल्कि भारतीय बाजार में भी उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने उसकी अर्थव्यवस्था तथा भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 18वीं सदी के पहले
कुछ दशकों में ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक रूपांतरण हुए। आधुनिक मशीनों, कारखानों, प्रणाली तथा पूंजीपति के आधार पर ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास और प्रसार हुआ। इस विकास को अनेक कारणों से बल मिला। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या क्या बल रहे इसके, नई मशीनों और कारखानों में लगाने के लिए देश में पर्याप्त पूंजी जमा हो चुकी थी। इसके अलावा यह पूंजी सामंत वर्ग के हाथों में न थी जो इसे विलासी जीवन में भोग कर खर्चा कर डालते, बल्कि यह व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में थी जो इसे उद्योग और व्यापार में लगाने के लिए उत्सुक थे। इस मामले में अफ्रीका, एशिया, वेस्ट इंडीज, लातिनी अमेरिका में तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके नौकरों द्वारा भारत में प्लासी युद्ध के बाद ले जाई गई पूंजी ने औद्योगिक प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ये सारा जो पैसा है जो ब्रिटिश में लग रहा है और वहां पे एक नई क्रांति आ रही है, ये सारा पैसा भारत का ही है। आगे देखते हैं, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने फलते फूलते उद्योगों की और अधिक सस्ते श्रम की आवश्यकताएं पूरी कर दी। इसको मैं अभी समझाती हूँ। जब मैं आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझाऊंगी, उनकी थ्योरी थी 2 वर्ग की, तो इसको मैं डिटेल में वहां पे बताऊंगी आपको। अभी चलते हैं उसी की तरफ। आवश्यकताएं पूरी की। 1740 के बाद ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1780 के बाद के 50 वर्षों में यह दुगनी हो गई। ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जिस पर व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का प्रभाव था, इसलिए उसने बाजारों तथा उपनिवेशों के लिए दूसरे देशों में जमकर युद्ध किया। आगे देखते हैं, अधिक उत्पादन की मांगे प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा पूरी की गई। ब्रिटेन के उभरते उद्योगों ने हरग्रीव्स, वॉट, क्रॉम्पटन, कार्टराइट तथा दूसरे लोगों के आविष्कारों का भरपूर उपयोग किया। इनमें से अनेक आविष्कार सदियों पहले हुए थे, मगर अब उनका उपयोग होने लगा था। उन आविष्कारों तथा भाप की शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए अब उत्पादन को अधिकाधिक कारखानों तक सीमित किया जाने लगा। आगे देखते हैं, 18वीं सदी के मध्य से ही आधुनिक उद्योग और प्रौद्योगिकी का लगातार एक चरण से दूसरे चरण तक विकास होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आगे की तरफ। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन का आधिकारिक नागरिकरण होता गया। अधिकाधिक लोग कारखानों वाले नगरों में बसने लगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 नगर थे, लेकिन जबकि 1851 में इनकी संख्या 29 हो चुकी थी। समाज में एकदम 2 नए वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग औद्योगिक पूंजीपतियों का था जो कारखानों के मालिक थे। दूसरा वर्ग मजदूरों का था जो दैनिक मजदूरी पर अपना श्रम शक्ति बेचते थे। पहले वर्ग का तेजी से विकास हुआ और वो अभूतपूर्व समृद्धि का उपभोग करने लगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताती हूँ। कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कि कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। कार्ल मार्क्स जिसे हम कह सकते हैं दार्शनिक भी थे। तो कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी 2 वर्गों की, 2 स्टेट की थ्योरी थी। उनका कहना था कि यूरोप में 2 वर्ग होंगे, एक वर्ग होगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग होगा मजदूर वर्ग। देखिए, इसके बारे में उन्होंने कैसे बताया कि आगे चल के ये दोनों वर्ग एक हो जाएंगे। क्या स्थिति ऐसी होगी कि सारे दोनों वर्ग एक हो जाएंगे? उनका कहना था कि देखिए, यूरोप में जब अचानक से जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है कि जो ये पूंजीपति है जब पैसा लगाते हैं तो उन्हें मजदूर चाहिए होते हैं। तो मजदूर जब वो चाहते हैं मार्केट से, तो अगर उन्हें 4 मजदूर चाहिए होते हैं तो उन्हें 4 मजदूर मिल जाते हैं, जिसको वो 5,000 पर मंथ पे करते हैं। ये मजदूर सोचते हैं कि इनके पास और कोई साधन तो है नहीं, तो ये क्या करे, ढेर सारे बच्चे पैदा करें, जिसके कारण 2 हाथ से 4 हाथ और 4 हाथ से अगर हम देखते हैं तो 8 हाथ बनते जाएंगे। तो उनको ये लगता है कि अगर आज 5,000 इनकम आ रही है तो कल घर में 10,000, 20,000 इनकम आएगी। तो वो इसी कारण बहुत से बच्चे पैदा करते हैं और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि पूंजीपतियों को श्रम काफी सस्ता मिलने लगता है, क्योंकि श्रमिक बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, डिमांड अगर कम होगी और सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो उस चीज की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे होता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि जब मजदूर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी हद से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये मजदूर और ये जो पहला वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, ये बहुत ज्यादा इन मजदूरों का शोषण करता है, इन्हें बहुत कम सैलरी देता है, इनसे बहुत काम करवाता है। ये बेचारे भूखे रहते हैं, इन्हें एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती, इनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती। इस कारण से क्या करेंगे, रिवोल्यूशन कर देंगे, ये विद्रोह कर देंगे और ये दोनों वर्ग एक हो जाएंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती जो ये दूसरा वर्ग बहुत ज्यादा है और जो पहला वर्ग बहुत थोड़ा सा है, तो दूसरा वर्ग पहले वर्ग पे अधिकार कर लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अभूतपूर्व समृद्धि का उपभोग करने वाला जबकि श्रम करने वाले गरीब। तो यहाँ पे 2 वर्ग हो गए। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। मजदूरों को आरंभ में आंसू के घूंट पीने पड़े। वही चीज है यहाँ पे, मैंने जो आपको बता दिया डिटेल में अभी। फिर हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिश उद्योगपतियों ने कानून बनवाकर कंपनी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया। कब कानून बनवाया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम।
ब्रिटिश उद्योगपतियों ने एक कानून बनाया, और ये कानून कब बनवाया? 1769 में उन्होंने इस कानून को बनाया, और इसके लिए उन्होंने कुछ बाध्य कर दिया था। वह था प्रति वर्ष 3,80,000 पौंड से अधिक मूल्य वाले ब्रिटिश कारखानों के माल का निर्यात। हालांकि इस सौदे में कंपनी को बहुत घाटा हुआ, और 1793 में अगर हम बात करते हैं, 1793 में उन्होंने कंपनी को मजबूर किया कि वह अपने जहाजों में उन्हें प्रति वर्ष 3,000 टन माल ढोने की छूट दें। पूर्वी देशों खासकर भारत को 1794 में 156 पाउंड के ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात हुआ, मगर 1813 तक यह निर्यात बढ़कर 1,10,000 पाउंड का अर्थात लगभग 700 गुना हो गया। लेकिन यह बढ़ोतरी भी लंकाशायर के उद्योगपतियों की आशा में बहुत कम सिद्ध हुई, जो अब भारत में अपना निर्यात बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। अब आगे देखते हैं हम इस पॉइंट में। 1793 तथा 1813 के बीच उन्होंने कंपनी तथा उसके व्यापारिक विशेषाधिकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियान चलाया, और अंततः 1813 में भारतीय व्यापार पर उसका एकाधिकार समाप्त करने में वे सफल रहे। आगे पॉइंट देखते हैं हम। आगे जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत सरकार ने अब मुक्त व्यापार अर्थात ब्रिटिश माल के अबाध भारत प्रवेश की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय दस्तकारियों को अब ब्रिटेन के मशीनों से बने माल के साथ भीषण और असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा तथा वे नष्ट होने लगी। भारत में ब्रिटिश माल बिना किसी शुल्क के या मामूली आयात शुल्क के साथ आने लगा। नए नए इलाके जीतकर तथा अवध जैसे संरक्षित राज्यों पर सीधा कब्जा करके ब्रिटिश सामान के खरीदारों की संख्या बढ़ाने का प्रयास भी भारत सरकार ने किया। आगे देख सकते हैं हम कि 18वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए यही किया था। उस समय फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यही कह रहे थे कि अनेक दशकों के बाद सोवियत संघ और जापान ने यही किया। पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और आज स्वतंत्र भारत यही कर रहा है, पर विदेशी शासकों ने भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विदेशी मालों के साथ, यहाँ पे देखते हैं कि मालों को भारत में प्रवेश की खुली छूट दे दी। विदेशों से आयात तेजी से बढ़ चला। केवल ब्रिटिश सूती कपड़ों का निर्यात 1813 में 1,10,000 पाउंड का था, जो 1856 में बढ़कर 63 लाख पाउंड तक हो गया। अगर बात करते हैं, बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं अचानक होने वाली बढ़ोतरी है। 1824 में भारत के मोटे सूती कपड़ों पर आयात शुल्क की दर 67.5% तथा भारतीय मलमल पर 37.5% थी। आगे देखते हैं, भारत को अब मजबूर किया गया कि अपने तैयार माल का निर्यात करने की जगह वह कच्चे कपास और कच्चे रेशम जैसे मालों का निर्यात करे, जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को सख्त जरूरत थी, या फिर नील या चाय जैसे बागानों के उत्पादनों या अनाजों का निर्यात करके उनकी ब्रिटेन में कमी थी। 1856 में भारत ने 43, जो हम अगर बात कर रहे हैं तो 43 लाख पाउंड के कच्चे कपास का निर्यात किया, मगर तैयार सूती माल का केवल निर्यात 8,10,000 पाउंड का था। ठीक है। इसी वर्ष भारत द्वारा 29 लाख पाउंड के अनाज, 17,30,000 पाउंड के नील तथा अगर हम बात कर सकते हैं 7,70,000 पाउंड के कच्चे रेशम का निर्यात भी किया गया। 19वीं सदी के अंत तक भारत का निर्यात मुख्यतः कच्चे कपास, जूट और रेशम, तिलहन, गेहूं, खाल, चमड़ा, नील और चाय तक सीमित था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी संपत्ति का दोहन। भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक हिस्सा अंग्रेज ब्रिटेन को भेज रहे थे, और इसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था, और यह आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की खास विशेषता थी। देखिए, अगर बात करते हैं कि भारत को सबने लूटा, अगर बात करते हैं भारत में बहुत से विदेशी आए, अफगानी आए, तुर्की आए, मुगल आए, लेकिन इन लोगों ने भारत को अपना देश समझ लिया, अपना घर समझ लिया, तो जितनी भी संपत्ति थी उन्होंने भारत में ही रख ली, चाहे लूटी, चाहे जिस तरह भी हासिल की, वो भारत से बाहर नहीं गई। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारत की बहुत ज्यादा संपत्ति बाहर भी भेज रहे हैं, और यही संपत्ति का दोहन हो रहा है। अब बंगाल से संपत्ति का दोहन कैसे हुआ? 1757 में आरंभ हुआ, यानी प्लासी का युद्ध जो था। इसके बाद से बहुत ज्यादा यहाँ से संपत्ति बाहर की तरफ भेजी गई, और इसके बाद कंपनी के नौकर भारतीय शासकों, जमींदारों, व्यापारियों और साधारण जनता से झटक कर जमा की गई बेपनाह दौलत अपने देश ले जाने लगे। 1758 और 1765 के बीच उन्होंने लगभग 60 लाख पाउंड की दौलत ब्रिटेन भेजी। 1765 में बंगाल के नवाब को जमीन की कुल जितनी मालगुजारी प्राप्त हुई, यह रकम उसके 4 गुना से भी अधिक थी।
इस भयानक दोहन में कंपनी के व्यापारिक मुनाफे शामिल नहीं थे। यह कमाई थी प्रायः गैर कानूनी कमाई से कम नहीं होती थी। 1765 में कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी और इस तरह राजस्व पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया था। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1765 से 1770 के बीच कंपनी ने मालों के रूप में लगभग 40 लाख पाउंड का धन बाहर भेजा, जो बंगाल मात्र के राजस्व का लगभग 33% था। 18वीं सदी के अंत तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 9% बाहर भेजा जा रहा था। बाप रे, यानी कि अगर बात करते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम थी उसका लगभग 9% बाहर भेजा जा रहा था। तो ये संपत्ति का दोहन ही तो हो रहा था। 1757 से 1857 के बीच इस दोहन की वास्तविकता को ब्रिटिश अधिकारी बड़े पैमाने पर स्वीकार करते थे। उदाहरण के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सेलेक्टेड कमेटी के अध्यक्ष जो थे और बाद में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने 1840 में स्वीकार किया कि भारत से आशा की जाती है कि वह इस देश यानी कि ब्रिटेन को प्रति वर्ष 20 से 30 लाख पाउंड सर्टलिंग के बीच कोई रकम भेजे और बदले में मामूली मूल्य के सैनिक भंडारों के अलावा किसी बात की आशा ना करे। देखिए बहुत ज़बरदस्ती है ना कि इतना ज़्यादा पैसा भी लिया जा रहा है और उसके बदले में क्या दिया जा रहा है, मामूली सैनिक भंडार। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यातायात और संचार के साधनों का विकास क्या किया गया ब्रिटिश के इस टाइम में 18वीं सदी में। तो ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश मालों को भारत में बड़े पैमाने पर खपाना है और ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है तो यहाँ यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना आवश्यक है। तब उन्होंने नदियों में स्टीमर चलाना, सड़कों को सुधारना आरंभ किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड पर 1839 में काम आरंभ हुआ, जो 1850 के दशक में पूरा हुआ। सड़कों द्वारा देश के प्रमुख नगरों, बंदरगाहों और मंडियों को जोड़ने के प्रयास भी किए गए, पर यातायात में वास्तविक सुधार रेलों के आरंभ के बाद ही हो पाया। जॉर्ज स्टीवेंस का बनाया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में 1814 में पटरियों पर चलाया गया। वहां 1830 और 40 के दशक में रेलों का तेजी से विकास हुआ। जल्द ही भारत में भी तेजी से रेल लाइन बिछाने के लिए दबाव पड़ने लगे। ब्रिटेन के इस्पात उत्पादकों को लगा कि उनके उत्पादन जैसे पटरियां, इंजन, डिब्बों तथा दूसरी मशीनों आदि की अगर बात करते हैं बिक्री इससे बढ़ सकती है, क्योंकि अगर भारत में भी रेल लाइन बिछेंगी तो इनकी बिक्रियां तो बढ़ेंगी, सीधी सी बात है। आगे हम देखते हैं, जल्द ही भारत सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। उसे रेलों के रूप में एक अच्छी बात भी नजर आई कि इनसे सैनिकों की भर्ती, आवाजाही और तेजी से हो सकेगी और इस प्रकार और भी प्रभावी और कुशल ढंग से देश का प्रशासन चलाना तथा आंतरिक विद्रोहों और बाहरी हमलों से अपने शासन की सुरक्षा कर सकना संभव हो सकेगा। आगे देखते हैं, भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था, पर इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में रखा गया। इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटरों, वित्तपतियों द्वारा भारत से व्यापार कर रहे व्यापारिक घरानों तथा कपड़ा उत्पादकों से इस प्रस्ताव को भारी राजनीतिक समर्थन भी मिला। तय हुआ कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइन बिछाएं और रेल चलाएं। भारत सरकार ने जमानत दी कि इन कंपनियों को उनके पूंजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। बंबई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए 1853 में खोल दी गई। 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड डलहौजी जहां तेजी से रेल लाइन बिछाने के विचार के पक्के समर्थक थे, क्योंकि वो जानते थे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। 1869 के अंत तक जमानत प्राप्त कंपनियां 4000 मील से अधिक लाइन बिछा चुकी थी, पर यह प्रणाली काफी खर्चीली और धीमी साबित हुई। इसलिए 1869 में भारत सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई रेल लाइन बिछाने का फैसला किया। लेकिन रेलों के प्रसार की गति अभी भी भारत के अधिकारियों तथा ब्रिटेन के व्यापारियों को संतुष्ट ना कर सकी। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियों और सरकार दोनों ने रेल लाइन बिछाई और 1905 तक लगभग 28,000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। आगे देखते हैं कि आरंभ के 50 वर्षों में इनमें वित्तीय घाटा ही होता रहा था तथा वे लगने वाली पूंजी पर ब्याज तक नहीं दे सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसे। प्राइवेट कंपनियों ने जो रेल लाइन बिछाई थी उनका घाटा तो भारत सरकार ने पूरा किया, क्योंकि वो लगाई गई पूंजी का एक निश्चित लाभ देने की जमानत दे चुकी थी। अगर ऊपर हमने पढ़ा है ना कि वो पहले से ही तय कर देती कितना प्रॉफिट तो आपको होगा ही, तो अब वो घाटा हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको तो उतना देना ही है। 1850 के दशक में ब्रिटेन में ब्याज की दर लगभग 3% थी।
उसे देखते हुए कि लाभ की या 5% की दर आकर्षक थी। अगर हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों ने इसमें हाथ आजमाया, लेकिन ये पूरी तरह से फेल भी हुई। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक और कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी कायम की तथा तार की व्यवस्था की शुरुआत की। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का आरंभ किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी आरंभ किया। इससे पहले जब भी कोई पत्र डाक के हवाले किया जाता था तो नगद पैसा देना पड़ता था। उसने डाक की दरें भी घटा दी और पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी गई, जो अठन्नी यानी पुराने 2 पैसे, अधन्नी। ठीक है, आगे बात करते हैं मालगुजारी की नीति के बारे में। मालगुजारी की नीति आयात के लिए भारतीय दस्तकारों के साथ दूसरे माल खरीदने, पूरे भारत की विजय का खर्च उठाने, ब्रिटिश शासन को मजबूत करने, आज के हिसाब से बहुत अधिक वेतन देकर ऊंचे प्रशासकीय तथा सैनिक पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त करने तथा भारतीय ग्रामों और दूर दराज के क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की पूरी घुसपैठ के लिए आवश्यक और आर्थिक प्रशासकीय खर्च उठाने के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी। देखिए, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रही हूँ, अगर आपके पास बुक है तो निशान लगाते हुए चलिएगा, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको फ्री PDF भी अपलोड करवाएंगे। आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ाई उसका मैंने फ्री PDF भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका लिंक दिया है मैंने, PDF का फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वीडियो में मैं उन 2 वीडियो के जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन 2 क्लासेस को भी चेक कर सकते हैं। पहली जो यूनिट मैंने पढ़ाई और सेकंड यूनिट पढ़ाई, और आज मैं 3rd यूनिट पढ़ा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं 13 यूनिट पूरी आपकी बहुत जल्द ही कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज तो 3 यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट है और 10 यूनिट बची है, इसे भी हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। कंपनी ने, अब यहाँ पे देखते हैं हम स्तंभ मरारी बंदोबस्त। स्तंभ मरारी बंदोबस्त क्या है? तो कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, अर्थात उसे वहां मालगुजारी जमा करने का अधिकार मिल गया था। आरंभ में उसने मालगुजारी की वसूली की पुरानी प्रणाली को जारी रखने का ही प्रयास किया। हालांकि जमा की जाने वाली रकम उसने बढ़ा दी थी। वह रकम जो 1722 में आप देख सकते हैं कि 1,42,90,000 रुपये, और 1764 में ये आपकी देख रहे हैं आप 18,01,80,000 रुपये थी, जो 1771 में बढ़कर 23,04,00,000 रुपये हो चुकी थी। 1773 में अगर हम कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस वसूली की व्यवस्था का निश्चय किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मालगुजारी की वसूली के अधिकार को नीलामी पर लगा के सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को दे दिया, पर यह प्रयोग सफल नहीं हुआ, चूंकि जमींदार तथा दूसरे सटोरिये एक दूसरे से बढ़कर बोली लगाते, इसलिए मालगुजारी की रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती और अधिकारियों की आशाओं तक शायद ही कभी पहुंची। अब आगे देखते हैं हम कि स्तंभ मरारी बंदोबस्त क्या है। कि यह वह समय था जब स्थायी रूप से मालगुजारी की एक निश्चित रकम निर्धारित करने का विचार सामने आया। लंबे विचार विमर्श के बाद अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, अगर बात करते हैं, बंगाल और बिहार में स्तंभ मरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। इसकी 2 खास विशेषताएं थीं। पहली ये कि जमींदार और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। उन्हें अब रैयतों से मालगुजारी की वसूली के लिए केवल सरकार के एजेंट का ही काम करना था, बल्कि अब वे अपनी जमींदार के इलाके की सारी जमीनों के मालिक भी बन गए थे। जमींदारों को किसानों से भी जो भी लगान मिलता उनका 10 से 11 भाग वह इन्हें राज्यों को देना पड़ता था, और वे केवल 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। लेकिन मालगुजारी की जो रकम उन्हें देनी थी वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी, यानी कि कभी ऐसा नहीं था कि बदल सकती थी, वो निश्चित हो चुकी थी पहले से ही। अगर काश्त का क्षेत्र बढ़ने या खेती में सुधार आने के कारण बटाईदार को चूसने की जमींदार की क्षमता अधिक होने के कारण या किसी अन्य कारण से जमींदार की जागीर का लगान बढ़ जाए तो वह इसे अपने पास रख सकता था। इसमें राज्य कभी भी कोई हिस्सा नहीं मांगता था। साथ ही अगर किसी कारण ये फसल नष्ट हो जाए तो भी जमींदार को मालगुजारी निश्चित तिथि को नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी, वरन उसकी जमीन बेच दी जाती थी। ठीक है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये स्तंभदारी बंदोबस्त स्थापित किया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्तंभदारी बंदोबस्त क्या होता है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे
इसी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि 18वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में बंगाल में बड़ी संख्या में जन विद्रोह हुए थे। इसलिए उन्होंने जमींदारों के एक ऐसे धनी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का सर्जन किया जो अपने अस्तित्व के कारण ब्रिटिश शासन को समझते थे और इसलिए अपने बुनियादी हितों से बाध्य होकर उनका समर्थन करते थे। वास्तव में यह आशा आगे चलकर एकदम सही साबित हुई, क्योंकि संवाधीनता के उभरते हुए आंदोलन का विरोध करते हुए एक वर्ग के रूप में जमींदारों ने विदेशी सरकार का समर्थन किया। आगे हम देखते हैं रैयतवारी बंदोबस्त क्या है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्या उठ खड़ी हुई। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ मालगुजारी के बंदोबस्त किए जा सके, इसलिए वहां जमींदार तथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट जाएगी। अगर बात करते जमींदारी प्रथा वहां लागू की जाएगी तो उलट पुलट जाएगी। रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है, क्योंकि उसे मालगुजारी से क्या जो हिस्सा है जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और वह जमीन से होने वाली आमदनी के बढ़ने पर उसमें से हिस्सा नहीं मांग सकती थी। इसके अलावा काश्तकार अब जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए थे जो उन पर मनमाना जुल्म ढा सकते थे। उन्होंने मद्रास के अधिकारियों ने अगर बात करते हैं तो जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा गया। इस प्रथा में काश्तकार जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था। शर्त यह थी कि वह उस जमीन की मालगुजारी देता रहे। ये रैयतवारी है। अब आगे बात करते हैं महलवारी प्रथा के बारे में। गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया जिसे महलवारी प्रथा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवार के मुखियों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते थे। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाने वाली एक संशोधित महलवारी प्रथा लागू की गई। महलवारी क्षेत्रों में मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था। आपकी ये यूनिट समाप्त हो गई। मैंने इस यूनिट में आपको जितनी प्रथाएं हैं वो भी पढ़ा दी। अब हम कल पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। मैंने कहा है ना कि मैं बहुत जल्दी इस बुक को समाप्त करवाऊंगी, ख़त्म करवाऊंगी। तो आज आपकी 3 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई, यानी ये बुक का जो एक हिस्सा है आपका, इतनी बुक के पेजेस हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है हमारी ये सिलेबस। तो हमने ये भी आज कंप्लीट कर लिया और कंप्लीटली इसको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं तो हमने 3 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। पहली यूनिट 18वीं सदी, भारत में राज्य और समाज, भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचा। 4th यूनिट हम पढ़ेंगे कल, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। देखिए टोटल 13 यूनिट है, इन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये पूरी बुक आपकी कवर होगी और इस बुक को आप जानते ही हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो विपिन चंद्रा की बुक है। इस बुक को मैं समाप्त करवाने के बाद आज़ादी के बाद का भारत है, जो ये भी आप देख सकते हैं, आज़ादी के बाद का भारत, ये भी विपिन चंद्रा की बुक है और ये भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं स्टार्ट करवाऊंगी, लेकिन पहले ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू दोस्तों।